अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिलाल थिंकिंग्स और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जिसमें वन बाय वन तमाम चैप्टर्स के तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यूट्यूब चैनल बनाकर उस पे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अकेडमीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज से ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे और उसके बाद जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, उसके जो चैप्टर्स हैं, वो भी वन बाय वन तमाम के तमाम अपलोड किए जा सकेंगे। और अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर हम मैट्रिक लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करेंगे। शुक्रिया जी, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट चैप्टर इज स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है एटम। आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है और अब हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम और उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके। अब एलिमेंट क्या होता है, ये समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके पास एक डायमंड है। डायमंड हीरा जिसे कहते हैं, वो किसका बना होता है? कार्बन का। तो कार्बन इज अ एलिमेंट, उसमें जो सारा जो एलिमेंट है वो एक ही चीज है, वो है एलिमेंट। अब उस डायमंड को अगर हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते जाएं, छोटे छोटे, और उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो कार्बन एटम्स होंगे। वो कंप्लीट एक कार्बन एलिमेंट का बना हुआ है और उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? वो कार्बन एटम्स होंगे। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई। एलिमेंट की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि जो एलिमेंट होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है सेम नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, और ये प्योर फॉर्म होती है। किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को हम एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल एटम की दी गई है हीलियम एंड नियॉन। ये ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। दो तरह के एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट एटम अलहदा एग्जिस्ट नहीं करते। उसकी भी रीज़न है, वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में कंप्लीट ऑक्टेट होता है या डुप्लेट होता है, मीन्स या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत लेने की नहीं है, तो वो किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाएँगे, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो दूसरों के साथ बॉन्ड बना के रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे है, नोबल गैसेज़ आपको पता है उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, तो वो एग्ज़िस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं, तो इस वजह से इनके लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एटम को देख लिया। एटम पढ़ने के बाद, एटम के बारे में स्टडी करने के बाद आपके माइंड में ख्याल आएगा कि क्या एटम ही सबसे स्मॉल है? हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब एटम के ऊपर रिसर्चेज हुई तो उनसे ये बात शो हुई कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उनमें एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। और इस किस्म के तकरीबन 100 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। उनमें से जो बेसिक सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? द स्मॉल पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब हम हिस्ट्री ऑफ एटम को स्टडी करते हैं कि एटम की स्टडी कहाँ से स्टार्ट हुई थी
और कैसे-कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर चेंजेज़ आती गईं। बहुत टाइम पहले ये बात लोगों के ज़हन में थी कि जो मैटर है, वो सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट ऑफ है। उनकी साख्त एटम्स की कैसी है, यानी उन पार्टिकल्स की, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये नहीं पता था। उनको कहते क्या हैं, ये कुछ भी पता नहीं था। ग्रीक फिलोसोफर्स आए उसके बाद, उन्होंने ये सोचा कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएँ छोटे-छोटे पार्टिकल्स में, तो एट द एंड हम एक पार्टिकल के ऊपर रीच कर जाते हैं जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है? उन्होंने कहा कि इफ वी डिवाइड द मैटर इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट एंड द बेसिक यूनिट कुड नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, Democritus called these particles that are further not divided called atoms. Atoms derived from the word atomos means indivisible. मीन्स कि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो आइडिया था, उसी को ही मज़ीद फर्दर उन्होंने एनहांस किया। ग्रीक फिलोसफर ये कहते थे कि एटम को स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करने से आप एक छोटे यूनिट पे पहुँच जाएँगे जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, और डेमोक्राइटस ने उसको नेम दे दिया एटम्स का। एटम्स का जो वर्ड है वो निकला कहाँ से? एटमोस से, और इसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल, मीन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारा का सारा जो ग्रीक फिलोसफर्स का आइडिया था, ये किसी एक्सपेरिमेंट से एविडेंस नहीं लिया गया था। कोई इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं थी। ये जस्ट क्या था, फिलोसफर थे, तो उनकी फिलॉसफी थी, उनकी थिंकिंग थी, उनके आइडियाज़ थे। दीज़ वर नॉट सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स एट ऑल। अब हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में एटम के ऊपर कौन-सा वर्क हुआ, मज़ीद कौन-सा वर्क किया गया। 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी हुई सब्सटेंसेस की कंपोज़िशन की, कि क्वांटिटेटिवली कौन-कौन से एलिमेंट प्रेज़ेंट हैं और उनकी क्या-क्या कंपोज़िशन, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी है हर एलिमेंट की। जब ये स्टडी की गई तो उससे पता चला कि बहुत सारे सब्सटेंसेस सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने हैं, यानी एक जैसे एलिमेंट्स, चंद एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर सब्सटेंस का हिस्सा हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, ऑक्सीजन जो है वो वाटर में भी प्रेज़ेंट है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेज़ेंट है, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में भी प्रेज़ेंट है। तो एक ही ऑक्सीजन बहुत सारे जो आपके सब्सटेंस हैं, उनके अंदर मौजूद है। फिर और कौन-सा काम हुआ है? ये भी बात शो की गई कि कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, और कैसे हम कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्स में। तो 3 चीज़ें अब तक हमारे कोर्स में शामिल हो चुकी हैं। एक एटम, और एक आपके पास एलिमेंट, और एक कंपाउंड। लेक्चर के एंड पे मैं तीनों को अगेन इकट्ठा डिस्कस करूँगा उनके अंदर डिफरेंस बताने के लिए। ये 17th सेंचुरी में ये वर्क हुआ था। 19th सेंचुरी में एटम के ऊपर जो काम हुआ उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट वर्क था वो 1808 में वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कौन था? एक स्कूल टीचर था। जो काम बड़े-बड़े साइंटिस्ट ना कर सके वो इस स्कूल टीचर ने कर दिया। उसने ये बात रिकॉग्नाइज़ की कि जो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मैटर है और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये बहुत ही अहम केमिस्ट्री के लॉज़ हैं। ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं विद द एक्सिस्टेंस ऑफ द एटम। यानी अगर एटम की एक्जिस्टेंस को मान लिया जाए तो इन 2 लॉज़ को हम ईज़िली क्या कर सकते हैं? वेरीफ़ाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका जो मेन पॉइंट था, जो मेन उसका पोस्टुलेट था, वो ये था कि जितना भी मैटर है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर कंसिस्ट ऑफ है, जो कि डिफर करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, और उनके जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, और उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। 19th सेंचुरी में एक और जो अहम काम किया वो जैकब बर्ज़िलियस ने किया। उसने 2 काम किए, एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स डिटरमिन किए, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आज की वैल्यूज़ के बिल्कुल ही करीब हैं, और उसने एलिमेंट्स को सिंबल
हमारे लेक्चर में जो स्पेसिफिक टर्म्स थी, उनके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैटर। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। तो आपको पता है दुनिया में हर चीज़, जो भी चीज़ आप देखेंगे तो उसका मास होगा और वो कोई ना कोई वॉल्यूम तो उसको ऑक्यूपाई करेगी। इस वजह से एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मैटर। तो केमिस्ट्री इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट ऑफ होता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस एंड एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल मटेरियल्स ऑफ व्हिच ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। यानी मैटर जो है वो एलिमेंट्स का ही बना होता है। एलिमेंट्स प्योर फॉर्म होती है और इसको हम सिंपल मेथड्स के ज़रिए से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक ऐड भी कर लें कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स which has same atomic number in same number of protons। फिर हमने बात की कि एलिमेंट एटम का बना होता है, तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कंसिस्ट ऑफ एटम्स कहते हैं, टाइप के होते हैं। फिर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हों, नॉट फिजिकली, केमिकली रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हों, तो फिर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा किस में होंगे? फिक्स्ड रेशो में होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, बाय मैस। फिर 2 टर्म्स हमारे पास, 2 लॉज़ की डिस्क्रिप्शन इस लेक्चर में हुई। एक लॉ था लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आप मास क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट mass nor destroy a mass by chemical or physical methods। आप केमिकल रिएक्शन करवाएं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं, मैस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। मैस हमेशा टोटल मैस ऑफ द मैटर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो जितना mass ऑफ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट्स का ही उतना ही mass होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, द mass ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द mass ऑफ द रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass को हम डिफरेंट कैलकुलेशंस में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो रिएक्शन के हैं उसको सॉल्व करने के लिए, अननोन masses को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कि जैसे अमाउंट ऑफ गैस कंज्यूम और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फाइंड करते हैं। यानी प्रोडक्ट का मास फाइंड करना हो तो रिएक्टेंट के मास को देखकर हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के मास को देखकर रिएक्टेंट का मास हम फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दूसरा नेम है प्रोस्ट्स लॉ, या इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट्स भी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में होते हैं। कंपाउंड चाहे आप कहीं से भी लें, किसी भी तरीके से उस कंपाउंड को प्रिपेयर करें, उसके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशियो है वो फिक्स रहेगी। एग्जांपल कौन सी है? सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, H2O। आप कहीं से भी पानी लें, चाहे वो दरिया का हो, चश्मे का हो, जहाँ भी हो, किसी रिएक्शन के थ्रू बनाएं तो पानी का जो फार्मूला है वो H2O होगा। उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स की जो रेशियो है, जिस रेशियो से वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, वो हमेशा फिक्स रहेगी। डज नॉट डिपेंड whether the source of compound or from which method it is prepared। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंस नहीं होती। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें से आपने बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हासिल किए होंगे। इसी तरह के लिए लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया।